चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, धरती की सबसे ठंडी, सबसे सूखी और हाँ, सबसे तूफानी जगह की ओर। एक ऐसी जमीन जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाती है। ना अजीब? तो चलिए अंटार्कटिका के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, रेगिस्तान शब्द सुनते ही दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? दूर दूर तक फैले रेत के टीले, चिलचिलाती हुई धूप, यही सब है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई कहे कि इस धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में बर्फ से ढका हुआ है? तो सवाल उठता है कि आखिर किसी जगह को रेगिस्तान बनाता क्या है? देखिए, इसका ताल्लुक गर्मी से नहीं बल्कि नमी की कमी से है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। कोई भी इलाका जहां साल भर में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती हो, उसे विज्ञान की भाषा में रेगिस्तान कहा जाता है। और बस यहीं से अंटार्कटिका की कहानी एकदम दिलचस्प मोड़ ले लेती है। यहाँ साल में औसतन सिर्फ 166 मिलीमीटर बारिश होती है, और वो भी ज्यादातर बर्फ के रूप में। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, ये सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों से भी कम है। कमाल है ना? और बस इसी वजह से अपनी मीलों मोटी बर्फीली चादर के बावजूद अंटार्कटिका ही है धरती का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल। तो चलिए इस कमाल की जगह की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बेहिसाब मुश्किल हालात की जो अंटार्कटिका की पहचान है और जो इसे धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाते हैं। अंटार्कटिका में ठंड, मतलब ऐसी ठंड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साल था 1983, जगह थी वो स्टॉक स्टेशन, जहां वैज्ञानिकों ने धरती का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया, -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि स्टील भी शीशे की तरह चटक कर टूट जाए। और बात सिर्फ ठंड पर ही खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका में धरती की सबसे तेज और सबसे खतरनाक हवाएं चलती हैं। इन्हें कहते हैं कैटाबैटिक हवाएं। इनकी रफ्तार 327 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, ये कैटेगरी 5 के तूफान से भी कहीं ज्यादा तेज है। अंटार्कटिका कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये अकेला महाद्वीप दुनिया की कुल बर्फ का 90% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। जी हाँ, 90%। ये धरती पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल पिंड है, और यही चीज इसे हमारे ग्रह के क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनाती है। अब सोचिए, इतनी सारी बर्फ का वजन कितना होगा? इसका वजन इतना इतना जबरदस्त है कि इसने पूरे महाद्वीप की जमीन को नीचे की ओर धकेल दिया है। आलम यह है कि इसके कई हिस्से समुद्र तल से भी नीचे धंस गए हैं, और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि यही चीज इस विशाल बर्फीली चादर को काफी अस्थिर बनाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ सतह पर ही नहीं है। असली रहस्य तो इसकी सतह के नीचे छिपा है। तो चलिए अब बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे उतरते हैं और एक ऐसी दुनिया की खोज करते हैं जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। इस विशाल बर्फ की चादर के नीचे 600 से भी ज्यादा झीलें हैं। ये झीलें हजारों लाखों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन अंधेरी ठंडी झीलों ने जीवन पनपता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने यहाँ एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के अनोखे सूक्ष्म जीव खोजे हैं। और तो और, लेक वुस्टॉक में तो एक मछली के जेनेटिक निशान तक मिले हैं। और यहीं से ये खोज और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। अंटार्कटिका की ये छिपी हुई झीलें एक तरह से बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा जैसी जगहों के लिए एक लैब की तरह है। सोचिए, अगर जीवन धरती पर इतने मुश्किल, इतने अंधेरे और ठंडे हालातों में पनप सकता है, तो क्या इसकी संभावना हमारे सौरमंडल में कहीं और भी हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बर्फ के नीचे के सूक्ष्म जीवन से अब वापस ऊपर आते हैं और नजर डालते हैं अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में पनपने वाले उस विशाल और जटिल समुद्री इकोसिस्टम पर। इस पूरे इकोसिस्टम की नींव टिका है एक बहुत ही छोटे से जीव पर, जिसका नाम है एंटार्क्टिक क्रिल। इसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। मतलब ये वो पत्थर है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। अगर क्रिल को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा फूड वेब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। व्हेल, सील, पेंगुइन, ये सब अपने वजूद के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिल पर ही निर्भर हैं। क्रिल पर निर्भर इन्हीं जीवों में से एक है एम्परर पेंगुइन, जो शायद धरती के सबसे मुश्किल हालात में जीने का मास्टर है।
जरा सोचिए, ये कड़क कड़ाती सर्दियों के बीच में समुद्री बर्फ पर प्रजनन करते हैं। नर पेंगुइन बिना कुछ खाए पिए 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक अपने पैरों पर एक अंडे को सेता है, और -35 डिग्री से भी कम तापमान में जिंदा रहने के लिए वे हजारों की तादाद में एक दूसरे से चिपककर एक झुंड बना लेते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे चिंताजनक हिस्से पर आते हैं। देखिए, अंटार्कटिका सिर्फ एक दूर दराज का बर्फीला महाद्वीप नहीं है, ये हमारे ग्रह का ग्लोबल एयर कंडीशनर है, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करता है, और आज ये सिस्टम ही गंभीर खतरे में है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट एक टिपिंग पॉइंट के बेहद करीब पहुंच रही है। टिपिंग पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं, मतलब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां बर्फ का पिघलना और टूटना इतना तेज हो जाएगा कि उसे फिर रोका नहीं जा सकेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये घटना हमारी जिंदगी में ही हो सकती है, और इसके नतीजे भयावह होंगे। सिर्फ पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट के ढहने से ही दुनिया भर में समुद्र का स्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है। 5 मीटर! जरा एक पल के लिए सोचिए, मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे दुनिया भर के तटीय शहरों का क्या होगा? लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? देखिए, अंटार्कटिका की बर्फ एक टाइम कैप्सूल की तरह है। इसकी परतों में लाखों साल पुरानी हवा के बुलबुले कैद हैं। वैज्ञानिक बर्फ में बहुत गहरी ड्रिलिंग करके इन आइस कोर को बाहर निकालते हैं और फिर इन बुलबुलों की जांच करके लाखों साल पहले की जलवायु का पूरा इतिहास पढ़ लेते हैं। और ये कोर एक ही कहानी बताते हैं। हमारा ग्रह आज एक ऐसी रफ्तार से बदल रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। पर अंटार्कटिका के सामने सिर्फ जलवायु परिवर्तन का ही खतरा नहीं है, एक और बड़ा खतरा है, इंसानी लालच और महत्वाकांक्षाएं। तो चलिए अब इस बर्फीले महाद्वीप के भविष्य को तय करने वाली जटिल जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1961 में एक कमाल का समझौता हुआ जिसे अंटार्कटिक संधि कहते हैं। ये वाकई में एक अभूतपूर्व समझौता है जिसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, इस महाद्वीप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए होगा। दूसरा, यहाँ विज्ञान के लिए दरवाजे खुले रहेंगे और सभी देश मिलकर काम करेंगे। और तीसरा, सबसे जरूरी, जमीन पर दावेदारी के सभी झगड़ों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। और पिछले 60 सालों से इस संधि ने कमाल का काम किया है। अंटार्कटिका में शांति बनी हुई है। 1991 में तो मैड्रिड प्रोटोकॉल ने इसे एक प्राकृतिक रिजर्व भी घोषित कर दिया और हर तरह के खनन पर रोक लगा दी। लेकिन भविष्य में एक तारीख है जो चिंता बढ़ाती है, साल 2048। इस साल खनन पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा की जा सकती है और ये बात संसाधनों के लिए एक नई होड़ का दरवाजा खोल सकती है। और खतरा सिर्फ खनन का नहीं है, एक और चुनौती है जो आज हमारे सामने खड़ी है, बायोप्रोस्पेक्टिंग। आसान भाषा में कहें तो बड़ी बड़ी कंपनियां अंटार्कटिका के अनोखे सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च कर रही हैं, इस उम्मीद में कि उनसे कोई नई दवा या कोई नया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन जाए। ये एक तरह का कानूनी ग्रे एरिया है और ये एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है कि इन कुदरती खजानों से होने वाले फायदे का हकदार आखिर कौन है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या अंटार्कटिका हमेशा की तरह शांति और विज्ञान को समर्पित एक प्राकृतिक रिजर्व बना रहेगा जो पूरी इंसानियत की धरोहर हो, या फिर आने वाले वक्त में संसाधन और राजनीति इस बर्फीले रेगिस्तान की तकदीर लिखेंगे? इसका जवाब भविष्य ही देगा।